ये तो एक जुआ है। आप सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाओगे, ये जुआ है। मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे आ सकती है। 2020 में कोरोना आया था, उसके बाद में आजकल जैसे वो टैरिफ वॉर चली हुई है, जिसके चक्करों में मार्केट काफ़ी हिली हुई है। कोविड वॉज एक्चुअली गुड फॉर मार्केट्स, फॉर पीपल हु इन्वेस्टेड दैट टाइम। जब मार्केट में गिरा, जब मार्च में गिरा तो एकदम राइज किया 3 महीने में। प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई, गोल्ड बहुत बढ़ गया, ठीक। और ये जो मार्केट्स हैं ये तो रिस्की हैं, मैं इधर पैसा नहीं लगाऊंगा। अलग अलग बैच ऑफ 20 ईयर्स में थोड़ा बहुत फर्क मिला हमें, बट कंसिस्टेंट ये मिला कि एफडी में जो है वो अगर 7% रिटर्न आ रही है, वेटेड एवरेज रिटर्न, तो गोल्ड में वो 8-9% है। और इसके सामने इक्विटी की रिटर्न 15-16% है। 15-16%, एंड दैट इज कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। आओ। आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि पैसा पैसा बनाए, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन का एक सबब है। और हर इंसान अपने हिसाब से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। इन द मीन टाइम, जब हम डिस्कशन करते हैं ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा मत लगा देना, क्योंकि जो भी पैसा लगाओगे वो डूब जाएगा। इसके साथ एक सर्वे आया भी लेटेस्ट। सर्वे ये कह रहा है कि मार्च 2024 से लेके मार्च 2025 तक जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसके अंदर 2 करोड़ एडल्ट्स नहीं आए हैं शेयर मार्केट में। मतलब इतने सारे लोग और एंट्री पा चुके हैं। फिर ये तो कंफ्यूजन हो गई ना कि एक तरफ लोग बोलते हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, और दूसरी तरफ इतने सारे लोग 1 साल के अंदर इस मार्केट में आए हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस पॉडकास्ट के ऊपर आज हमारे जो गेस्ट हैं, मिस्टर गुरमीत सिंह चावला, जो कि बीटेक हैं, साथ में एमबीए की हुई है, और फाइनेंशियल मार्केट में 40 साल का एक्सपीरियंस है, और साथ में वो मास्टर कैपिटल सर्विसेज में डायरेक्टर हैं और मास्टर पोर्टफोलियो सर्विसेज के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बुलाया, अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने चूज किया है जी। ग्रेटफुल। इन्वेस्टमेंट को लेके लोग बोलते हैं, क्योंकि एक सर्वे किया था अभी हमने, तो उस सर्वे पोल के अंदर हमने ये पाया कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लोग अभी भी उसी की तरफ हैं। जैसे 70% लोगों ने वो ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं, लाइक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, उसके साथ में जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, उसकी तरफ ज़्यादा उन्होंने गौर किया। 70% लोग इस तरफ थे। और ये जो शेयर मार्केट या फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, इसके अंदर 30% ही लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया। ये क्या चक्कर है सर? मतलब किस तरह से लोग प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स? अगर इसको हम लोग समझें तो थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें, ताकि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा इसके बारे में पता लगे। देखिए, जो आपने डेटा दिया है वो एक सैंपल आपने लिया होगा, बट अगर आप पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आज की डेट में अगर हम कहें कि कैपिटल मार्केट्स में या सिक्योरिटी मार्केट ब्रॉडली पार्टिसिपेशन है तो 3-4% ऑफ द पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन है। ओके। और ये बाकी डेवलप्ड नेशंस के लिहाज में बहुत कम है। एंड हमें ये देखना है कि जो 75 ईयर्स हमने देखे पोस्ट इंडिपेंडेंस, और नेक्स्ट 30 ईयर्स की क्या बात हो रही है जी। सो हम बात कर रहे हैं 2047 की। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, फ्रॉम $2-3 ट्रिलियन इकोनॉमी टू अगे इकोनॉमी। हम हमेशा कहते हैं कि जब आपने कुछ भी प्लान करना है, उसमें आप अपॉर्चुनिटी की साइज को जरूर देखो। आप, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो उस समय हमने पब्लिक सेक्टर में सेटअप बनाए। अब अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए आपको पब्लिक मनी की जरूरत पड़ती है, डेट इक्विटी मैच के लिए जी। या रिस्क मनी की जरूरत पड़ती है, वो इक्विटी मार्केट से मिलता है। अब ये मार्केट हमारी इतनी मेच्योर हो गई है कि डिफरेंट नए प्रोडक्ट्स इस मार्केट में आ गए, जहाँ पे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो मार्केट में। बट डायरेक्टली तो आप शेयर बाय करोगे कंपनी के लिस्टेड शेयर्स, और यू कैन गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी डाइवर्सिफिकेशन आ गई अभी, कि आप लो रिस्क टू हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में,
जो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं। तो इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि लोगों को इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है, और ये भी मानना जरूरी है कि जो कन्वेंशनल एसेट क्लासेस हैं, जैसे रियल एस्टेट कहा आपने या एफडीज कहा, इसकी रिटर्न वर्सेस द रिटर्न ऑफ मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये जब लोग समझेंगे इसको, और ये समझेंगे कि गवर्नमेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहती कि आप फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स निकालो और हाई रिटर्न हो और वो टैक्स फ्री भी हो, वो जी। गवर्नमेंट नहीं निकाल पाएगी। गवर्नमेंट को पूरी इकॉनमी मैनेज करनी है, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन के बाद चैलेंज बढ़ गए, इन्फ्लेशन मैनेज करनी है। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी इन्फ्लेशन और आपके बैंक रेट इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक एफडी खासकर, वो बराबर चलते हैं। जी। सो अगर आप टैक्स भी करेंगे इंटरेस्ट को, जो उस ब्रैकेट में है लोग, तो उनकी नेगेटिव रिटर्न है। मतलब कहने का आप ये कह रहे हो कि अगर एफडी पे जो उसको मिल भी रहा है और फिर वो टीडीएस कट जाता है, तो वो इन्फ्लेशन से कम ही मिल रहा है आपको। अगर आप उसको रियल रेट ऑफ रिटर्न देखोगे पोस्ट टैक्स, तो वो शायद नेगेटिव होगी या बराबर होगी, किसी किसी टाइम में नेगेटिव है और रही भी है, रही भी है। अब इसकी एजुकेशन इज फर्स्ट स्टेप। जी। अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो तो कह रहा है कि मेरे को तो 7% रिटर्न आ रही है। सेकंड, कि जो आपके गोल्स या एम्बिशंस हैं फ्यूचर में जाके, उसको मीट करने के लिए उन गोल्स में जो इन्फ्लेशन हो रही है वो क्या है। फॉर इंस्टेंस, एजुकेशन इन इंडिया की इन्फ्लेशन अलग रेट है, जी। ओवरसीज की अलग है, जी। सिंपल मैरिज की इन्फ्लेशन अलग है, एक बड़ी मैरिज की इन्फ्लेशन अलग है, अलग है। ऐसे ही आपकी ट्रैवल की इन्फ्लेशन है। जी। तो ये एक हम जो ब्रॉडर पकड़ पड़ते हैं 5-6-7% ऑफ इन्फ्लेशन, ये नहीं है। सभी एसेट क्लासेस के लिए, सभी एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट में, या आपने जहाँ पे बाद में खर्चा करना है वहाँ पे सेम नहीं हो रही है इसका बिल्कुल। इफेक्ट। और इसका इफेक्ट विद दी पैसेज ऑफ टाइम, मान लीजिए मुझे बच्चे की शादी 20 साल बाद करनी है, तो उसके इन्फ्लेशन का कंपाउंडेड इफेक्ट आएगा, वो हम ध्यान नहीं कर सकते। नहीं कर सकें। पहले ये था कि हम रेजिमेंटेड इकोनॉमी में थे, एक बच्ची का जन्म हुआ तो घर में आरडी कर देते थे। हाँ जी। इतनी की आरडी करी, 20 साल 25 साल की उम्र में उसकी शादी करनी है, इतनी बन जाएगी, आपको फिक्स रिटर्न पता है। अप टू 80-85 14% इंटरेस्ट रेट में लोग रिटायर हो रहे थे, एंड पीपल वर थिंकिंग कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, बट हमारा डिपॉजिट ग्रेचुटी फंड इतना होगा कि वी विल बी एबल टू बिल्ड दैट एट 14% एंड लिव कंफर्टेबली। इवेपोरेट हो गया, 14% वाला कुछ है ही नहीं अभी एफडी। तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई, हमने देखा है ये। और ये जब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है तो आपको बाहर वेंचर करना ही चाहिए, बिकॉज आपका वहां पैसा डिप्रेशिएट हो रहा है। फिर भी स्मॉल सेविंग का कुछ पैसा वहां रहेगा, आपको इमरजेंसी फंड वहां चाहिए। तो ये एक मुद्दा हो गया कि आपको एक प्रोफेशनल वे में आपका अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए, विच इज गोल ओरिएंटेड। फिर आप ये समझ पाएंगे भी कौन से एसेट क्लास में मुझे लगाना है, आपको मजबूरी क्या है। तो हम जैसे कहते हैं कि एक मकान एक दुकान तो जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, एक आपको घर अपना, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऑफिस या फैक्ट्री आपको जरूरी है, कमर्शियल प्लेस आपको जरूरी है। उसके बियॉन्ड यू शुड थिंक कि मेरे को प्रॉपर्टी में लगाना है नहीं लगाना। कंपेयर उसकी नीड, उसकी अप्रिसिएशन, उसकी अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद वो जो प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट होती हैं। अब यहाँ पे एक इशू आता है इंडिया में कि मेरे पास तो कैश है जी, तो मैं कैश का क्या करूं, फिर मेरे को तो प्रॉपर्टी में लगाना है। तो उसमें भी अगर हम इसको लॉन्ग टर्म स्टडी करें कि जो आप कैश की बात कर रहे हो, अगर उसको आप किसी वजह से किसी तरीके से टैक्स पे करके उसके बैंक में ले आते हो, तो 3 या 4 साल में उसका इफेक्ट जो है, आप जो टैक्स दे रहे हो वन पॉइंट ऑफ टाइम, वो खत्म हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में आप हायर एसेट क्लास एप्रिसिएशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो लोग हैं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं, नॉर्मल लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई, गोल्ड बहुत बढ़ गया, ठीक है, और ये जो मार्केट्स हैं ये तो रिस्की हैं, मैं इधर पैसा नहीं लगाऊंगा। नहीं, एक तो यह है कि जो लोग लिटरेट नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, राइट। सेकंड, अभी नंबर ऑफ एडवाइजर्स बहुत कम है। अभी सेबी ने सर्टिफाई किया है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, एमफी के अंडर भी किया है। तो
ये उनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी धीरे धीरे। फॉर इंस्टेंस आज अगर 2 लाख ही हैं तो ये आने वाले साल में सालों में अप टू 5-6 टाइम्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ एडवाइजर्स, उनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी। फिर ऐसे इन्वेस्टर की भी ग्रोथ जो है 5-6% बढ़ेगी, सेविंग की ग्रोथ भी बढ़ेगी, तो ये प्रोफेशनलिज्म आएगा इसमें, तो अवेयरनेस बढ़ेगी। बट अभी भी सिंपल ये है कि अगर आप नेट पे भी जाते हो, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर रजिस्टर्ड जो हैं उनका वहाँ पे डिटेल मिलेगा, उनकी वीडियोस मिलेंगे आपको, उसमें अगर आप इंडल्ज करो तो पहली बात आती है कि आपको पता होना चाहिए यार कि शायद मुझे नुकसान हो रहा है या बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है इसको बताना। इसको बताने के लिए हम ये एंडेवर कर रहे हैं एज ए ग्रुप दैट हम जितने भी लोगों को बात कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दें, नॉलेज दें, एंड हाउस होल्ड में भी दें, एजुकेटेड गर्ल्स हैं सारी, उनको दें, उनकी तरफ पहले तो एक चर्चा शुरू होगी यार कि और क्या अपॉर्चुनिटी है बियॉन्ड ऐसे क्लासेस जो आपने बताए। ट्रेडिशनल तो यही थे, आप बैंक में रखो या आप प्रॉपर्टी में लगाओ। तो अगर कैलकुलेशन को एक नॉर्मल आदमी समझना चाहे, उसको कैलकुलेशन करनी है कि मेरे पास ये एक सेट ऑफ मनी है जिसको मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो हर जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग तरह से रिटर्न दे रही है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि अगर आप इधर लगा रहे हैं, बिकॉज यू हैव वाइड एक्सपीरियंस ऑन इट, तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है इसके हिसाब से ये कहाँ पे कितने कितने % मतलब लोगों को एनुअल रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं मिल सकती है? देखिए, लेट मी शेयर सम डेटा विद यू। हमने पीछे ये देखा कि एनी ब्लॉक ऑफ 20 इयर्स का डेटा उठाइए आप, और ऐसे क्लासेस में लोगों ने पैसिव इन्वेस्टमेंट की है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जो लोगों का धंधा है गोल्ड का या रियल एस्टेट का, या वो इनसाइडर्स हैं या वो अंडरराइटर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। एक पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है, वो अगर प्रॉपर्टी में लगा रहा है या गोल्ड में लगा रहा है या वो इक्विटीज में लगा रहा है, अलग अलग बैच ऑफ 20 इयर्स में थोड़ा बहुत फर्क मिला हमें, बट कंसिस्टेंट ये मिला कि एफडी में जो है वो अगर 7% रिटर्न आ रही है, वेटेड एवरेज रिटर्न, तो गोल्ड में वो 8-9% है। ओके। और ये अभी पिछले 2 साल में ज्यादा आई बिकॉज गोल्ड अल्टीमेट करेंसी है वर्ल्ड की जी। अभी फिर जो टर्मोइल्स हैं उसमें फिर गोल्ड की वैल्यू बढ़ सकती है, बट वी आर टॉकिंग ऑफ 20 इयर्स जी जी। और इसके सामने इक्विटी की रिटर्न 15-16% है। 15-16%, एंड दैट इज कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। हाँ, आपने पहले बात की रिस्क है नहीं है, वो अलग इशू है डिस्कस करने वाला, हाउ टू हैंडल रिस्क को, कैसे मैनेज करना है और उसको कैसे समझना है, अपने गोल्स के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। बट अदरवाइज ये प्लेन डिस्कवरी है, इसमें 1-2% इधर उधर होता है, ज्यादा नहीं होता है। आप ये सेफली कह सकते हैं कि अगर आपका एफडी जो है वो इन्फ्लेशन को मीट करता है, गोल्ड अगर तेजी में भी है तो 1-2% एक्स्ट्रा देता है आपको, बट रियल एस्टेट के बियॉन्ड और इसके बियॉन्ड, गोल्ड के बियॉन्ड 6-7% की अपॉर्चुनिटी इक्विटी मार्केट्स में। इक्विटी मार्केट में सर जब इतना बड़ा फर्क है, मतलब एफडी आपने कहा 7%, ठीक है, सिक्योरिटीज आप बता रहे हो 15% ऑन एवरेज नॉट, हाँ जी, लॉन्ग टर्म में जी, तो फिर लोग अभी भी क्यों नहीं उस तरफ मुख कर रहे हैं? अभी भी लोग लगे हुए हैं प्रॉपर्टी में, मतलब और बढ़ाई जा रहे हैं प्रॉपर्टी। देखिए, पहली बात तो है कि प्रॉपर्टी में बड़ा बूम आया है सर, और उसकी वजह से टिकट साइज बड़ी हो गई है जी। अब जो छोटा पैसा है जी, वो तो उस प्रॉपर्टी में जा नहीं सकता, तो उसको आना है इक्विटी में। जो आपने पहले कहा कि नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा खुले हैं जी, उसमें 2 फैक्टर हैं सर उसके। पहला फैक्टर ये है कि जो अब बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, ये जनरेशन पोस्ट पार्टीशन 3rd जनरेशन है जी, या 4th जनरेशन है जी, राइट। तो इनको सिक्योरिटी है घर से, फैमिली साइज छोटा है जी, 1-2 बच्चे होते हैं जी, तो उनको सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल एसेट्स, रियल एस्टेट एसेट्स हैं उनके पास, दे वांट टू वेंचर। तो नंबर ऑफ अकाउंट जो कोविड के बाद खुले ज्यादा या ड्यूरिंग कोविड खुले, तो ये ज्यादा स्मॉल टिकट यंगस्टर्स के ज्यादा खुले थे ओके, या जिनको लोगों के पास अपना बिजनेस नहीं चल रहा था, थोड़ी पूंजी थी, तो दे वांटेड कि कुछ तो रिटर्न आए, तो उन लोगों के खुले थे। और यहाँ से क्या हुआ कि उन लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि एक मार्केट है, तो मार्केट जब इन्वेस्टर जाता है तो उसमें उसके सामने पूरा इकोसिस्टम भी डेवलप हो जाता है, एडवाइजर भी आ गए, ट्रेनर्स भी आ गए, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी में फिर बिजनेस वाइबिलिटी नजर आती है।
कुछ ना इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को लेके लोगों के कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं अभी। वो आपकी बात ठीक है कि जो भी जेन ज़ी जिसको बोलें और इसके जो थोड़े से नज़दीक के जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें विश्वास रख रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं इस चीज़ को कि पैसे से कैसे पैसा बनाए आगे हम लोग, और सिक्योरिटीज़ में उनका वाक़ई योगदान सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मिसकंसेप्शंस हैं सर, वो थोड़ा मिसकंसेप्शन के बारे में आप बताएँ? जैसे वो लोग बोलते हैं, कई लोग मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं ब्लंटली कि ये तो एक जुआ है। आप सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाओगे, ये जुआ है, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे आ सकती है। एक तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है सर। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं ये जो इक्विटी में और शेयर्स में जो लोग पैसे लगाते हैं ना, ये तो उन लोगों का काम है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मेरे पास तो थोड़ी-सी पूँजी है, मैं तो इसमें एंटर कर नहीं सकता। और साथ में कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो बड़ा उलझेवे वाला काम है और मेरी समझ से बाहर है। जी, आई थिंक आपने जो पॉइंट्स रेज किए ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर बिल्कुल ठीक है। जी, अगर ये कहें कि रिस्की है तो यस रिस्की है। अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में जा रहे हो तो, पर मैंने ये भी कहा कि जब अब डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम डेट टू फुल इक्विटी हाइब्रिड, जी, तो उसमें क्या है कि हम रिस्क एप्रोप्रिएट कर सकते हैं कि लोअर रिस्क हाई रिस्क अलग अलग है, मॉडरेट रिस्क। ओके, पहली बात ये होगी कि रिस्क है बट रिस्क कैन बी मैनेज्ड। सेकेंड इज टिकट साइज। इसमें टिकट साइज छोटे से छोटा कर सकते हो शुरू आप, और बड़े से बड़ा पैसा लगा सकते हो। वेदर ये स्पेकुलेटिव है कि नहीं नेचर में, देखिए ऐसा नहीं है। स्पेकुलेटिव इसमें है एक जो हाई रिस्क में आएगा, और इसमें फंडामेंटल वैल्यू बाइंग जो है, अच्छी कंपनी जो अर्न कर रही है ईयर टू ईयर, उसकी ईपीएस बढ़ रही है, उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है, उसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ रही है, और उसको और इन्वेस्टर अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ दिखी जा रही है, तो उसमें जो है वो एक रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी हम कहते हैं भी अप्रिशिएट कैसे होगा, आपके पास डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, उसके मैक्रो फैक्टर्स क्या हैं। इसी तरह इन कंपनीज का भी हम स्टडी करके बता सकते हैं, तो वहां पे रिस्क जो कम होता है। तो रिस्क इसलिए मानते हैं कि यार ऑन ए पर्टिकुलर डे अगर नीचे आया, जी, बिकॉज ये सेंटिमेंट से लिंक्ड है, जी, लिक्विडिटी से लिंक्ड है, प्रेशर आता है कि लिक्विडिटी का बढ़ भी जाता है कम भी होता है, या ये सेंटिमेंट से लिंक्ड होता है कि एकदम नेगेटिव सेंटिमेंट आया तो बहुत लोगों ने माल बेचा। क्योंकि आप एक पूल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां पे जब लिक्विडिटी का प्रेशर आएगा, जिस साइड आएगा उस साइड में मार्केट मूव करती है। जी, बट आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, आपकी आउटलुक क्या है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। तो हम बार बार ये एग्जांपल देते हैं लोगों को, ये सवाल आता है लोगों का भी, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे आपने डिफरेंट तरह से पूछा है, जी, और कौन विन करता है कौन लूज करता है। तो जी, मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा आपके ऑडियंस को कि जैसे एक ओशन होता है, अब ओशन में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप सिर्फ कुछ पल वहां पे अच्छा बीच पे बताना चाहते हो, तो आप जाइए और बीच में बैठिए, पैर गीले कीजिए और वापस आइए, यू एंजॉय इट। जी, अगर आपको सर्फिंग करनी है तो आप सर्फिंग कीजिए, बोटिंग करनी है तो बोटिंग कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं, यू वांट टू गो हाई सीज, हाई स्पीड बोटिंग करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। आपने अगर फिशिंग करनी है फिशिंग कर सकते हो, आपको हाई सी में फिशिंग करनी है तो ट्रॉलर्स जा सकते हो, आपको डाइविंग करनी है तो डाइविंग कर सकते जा हो, सकते हैं। आपको डाइविंग नीचे तक करनी है, डीप डीप डाइविंग डाइविंग में। और मोती निकाल के लेके आने हैं, या आपको अंडर वाटर पूरी लाइफ को स्टडी करना है, क्रिएशन ऑफ द गॉड, तो आप कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, राइट। अब आपको क्या करना है पहले ये डिसाइड करना है, आप कर क्या सकते हैं वो डिसाइड करना है। अगर उसमें मिसमैच है तो फिर प्रॉब्लम है। ऐसे ही मार्केट्स में क्या होता है, जो आदमी बिल्कुल कुछ नहीं जानता और उसको ये समझ आ गया कि मुझे बैंक में पैसा कम रखना है और ज्यादा मार्केट्स में लगाना है, तो उसके लिए बेस्ट इज टू फाइंड ए गुड एडवाइजर एंड पार्टिसिपेट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। डायरेक्ट इक्विटी में मत जाओ आप। अगर आपको इक्विटी समझ आती है डायरेक्ट, तो आप फिर उस एडवाइजर पे जाइए जो आपको डायरेक्ट इक्विटी में एडवाइस करेगा। एडवाइजर्स का रोल होना चाहिए कि जब आपको एंट्री दे रहा है तो वो अच्छा एडवाइजर आपको एग्जिट भी गाइड करे, और फिर आप इमोशन में नहीं आओ। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे एक थर्ड पर्सन बाइंग सेलिंग दोनों डिसीजन लेते हैं आपके लिए, आई थिंक ये सबसे बड़ा इनडायरेक्ट वे। फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर है और सर। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी लेते हो तो आपको डिसीजन लेना है, तो वहां पे इमोशंस प्ले करते हैं। वहां पे जो आपने कहा कंफ्यूजन, नॉलेज, बहुत ज्यादा जार्गन है, इसमें समझ नहीं आती है, तो आपको जरूरत नहीं है। देखिए अल्टीमेटली जो आपको वेल्थ ग्रो करना है, हम ये कह रहे हैं कि हमें
8-9% का बैरियर तोड़ के 12-13-14% जाना है। हाँ, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत मेहनत करोगे वैल्यू बाइंग में और वो करके तो आप 15-16-17% कंपाउंड कर सकते हो उसको। अगर नहीं करोगे और थर्ड पर्सन से करा रहे हो, दैट मीन्स एक एडवाइजर या म्यूचुअल फंड के रूट से जा रहे हो आप, तो 1-2% कम करोगे, उनकी फीस है या उनकी एक कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से होगा जी। तो उसमें आपने गेन तो कर ही लिया, और वो गेन जो किया है उसमें आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक इसको जब शुरू किया बेनोवलेंट में कि ये लोगों को बताना भी है और लोगों को लेके आना है, तो आप अपना ग्रोथ, मार्केट की ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो आप और आपका पैसा ग्रो करना चाहिए। तो हमने कहा कि आपका एक तो अप्रोच गलत है आज की डेट में, आपको अप्रोच रखना चाहिए पोर्टफोलियो अप्रोच, आइसोलेशन में नहीं कि मेरे को नीरज जी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी आ रही है, डेवलपर जानता हूँ, इसमें एक ले लीजिए, चलो सब पैसा बनेगा। किसी एक्स जी ने कहा कि नहीं सर, ये शेयर नया लॉन्च हो रहा है, ये लिस्ट हो रहा है, इसमें पैसा लगाइए, या इस कंपनी में ये ऑपरेटर कुछ कर रहा है, इसमें आप पैसा लगाइए, या कहीं पे, मतलब हम हेयर से पे किसी की दूसरी की स्मॉल नॉलेज पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही और आपका एक बुके नहीं बन रहा है, वो नहीं बन पा रहा, पोर्टफोलियो नहीं बन रहा है। आप अगर वो उसको बुके के नाम देंगे तो शायद उसमें एक गेंदा है और एक रोज है और एक कुछ असॉर्टमेंट है, मतलब वो एसेट में, आपका एसेट क्लास में कोई कोहेरेंस नहीं है। पर अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच रखेंगे, प्रोफेशनल बैठेंगे, तो आप जो बनाएंगे पोर्टफोलियो, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसमें गोल्स भी आएंगे आपके, तो उसमें ये बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मली जो मैंने देखा है ना, जो इन्वेस्टर्स में कई मिले हैं मुझे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भी आपने पढ़ा है इसके बारे में? ये सेड नहीं। तो मैंने कहा भी आपने इन्वेस्ट कैसे किया फिर इसमें? क्योंकि वो ना मेरा कोई दोस्त था, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो दोस्त कर रहा था मेरा, तो उसके अच्छे पैसे बने तो मैंने भी लगा लिया, और थोड़े दिनों बाद उस बंदे से मिला मैं, तो उसने कहा जी वो तो सब मेरा डूब गया। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल भी आते हैं सर। और साथ में ना आजकल एक और चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, कि आपको फ़ोन आ रहे हैं बड़े सारे, और वो कहते हैं कि जी हम आपको ना डेली टिप्स देंगे कि आप यहाँ पे पैसा लगाएं। जैसे आपने एडवाइज़र की बात की, मेरा एक क्वेश्चन उसको लेके था। तो वो फ़ोन करके, एक मेरे को भी फ़ोन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ़ोन था। मेरे को फ़ोन करके वो बोलता है कि जी हम नए तरह से आपको गाइड करेंगे, और क्योंकि हमारे पास एक नए तरह का सॉफ्टवेयर है, जो कभी गलत नहीं जाता, क्योंकि हम जो टिप्स निकालते हैं ना, वो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से निकालते हैं। अब एआई तो इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन है, और साथ में उसने मुझे ये भी कहा कि जी आप जल्दी प्लान कर लें, क्योंकि ये चीज़ अगर ओपन हो गई, तो फिर तो सब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और आप मौका चूक जाओगे। तो और साथ में सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे सेल्फ रियॉन्ड बने हुए हैं कि हम बड़े कंसल्टेंट हैं, तो इन लोगों से कैसे बचे एक इन्वेस्टर? देखिए, आते हैं, आपने बड़े इंपॉर्टेंट इशू को टच किया है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। जी कैसे करें, जी मतलब उनका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करें। तो मैं पहले ही वाली चीज कंप्लीट करता हूँ कि जब हम पोर्टफोलियो अप्रोच की बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ क्रिएशन, बट इट हैज टू बी स्ट्रेस फ्री फॉर यू। वेरी तो ट्रू। इस पीरियड में, इस पूरे स्टेप्स में आपको एडवाइजर की जरूरत है, पहली बात। और एडवाइजर आपका कोई एक थर्ड पर्सन, अननोन पर्सन नहीं हो सकता। एडवाइजर आपका वो भी नहीं हो सकता जो आपको एक एसेट क्लास की नॉलेज दे रहा है या अपनी इन्वेस्टमेंट की आपको एक्सपीरियंस बता रहा हो, आप कर रहे हो। बहुत सारे ट्रेडिशनल ये ऐसे एडवाइजर्स थे हमारे पास जो एक ही प्रोडक्ट को, लाइक सिर्फ LIC को डील करते थे या यूटेव करते थे, उसमें मार्केट में और प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो उस समय उनको उनकी मार्केट्स का पूरा पता था, तो हम उनकी बात भी सुनते थे, और हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और ग्रोथ भी हुई होगी और फायदा भी हुआ होगा। बट आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। इनफैक्ट वो लोग भी अब, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एडवाइजर्स हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में है, हेल्थ में है, या FDs में भी है, उनको भी पता होता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में क्या है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या है। तो एक तो ये है कि भाई हम किसी की भी, ये जो टिप्स आपने वर्ड यूज किया, देखिए क्या है कि किसी भी मार्केट में एक क्लीन प्लेयर और नॉट सो क्लीन प्लेयर मिलेगा आपको जी। आप किसी प्रोफेशन में उठा के देख लीजिए। फास्ट मनी सबको बनाना है, और वहां पे लोग, जहां पे डिसीजन होता है, इवन कॉर्पोरेट्स में होता है, आपका मीन्स टू एंड क्या है,
हमारे कॉर्पोरेट के लिए, हमारे ग्रुप के लिए मीन्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन द एंड। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मीन्स नहीं देखते, सिर्फ बॉटम लाइन चेक करते हैं कि वहां पे कैपिटल उड़ रहा है क्लाइंट्स का, आप एडवाइजरी पुश कर रहे हो। हमारी सॉफ्ट एडवाइजरी है, इट्स नॉट अ पुश एडवाइजरी। तो जब आप किसी से, ओनली थिंग है जब आपने आप चैप्टर खोला है हाउ टू इन्वेस्ट बेसिकली ब्रॉडली इनटू मार्केट्स और कैसे फायदा उठाना है जो बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि पहले आपको समझना है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, और मुझे पेशेंस से अपना एक एडवाइजर से बात करके ये डिसीजन लेने हैं, मेरे को जल्दीबाजी में नहीं लेने हैं। और जब आपको कोई, जिसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जी, फोमो में तो डिसीजन लेना ही नहीं है, आपको कभी आना ही नहीं है उसमें। देखिए सारा गेम जो है इमोशनल है। आपसे पैसा निकलवाना या कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना है और अपना ही प्रोडक्ट बेचना है, तो उस सेल्स पर्सन को आपको एक फोमो क्रिएट करना पड़ेगा। चाहे वो कार ले रहे हो, स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, नया स्कूल खुला है, मतलब उनको कोई ना कोई अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपके माइंड में। और यही चीज ऑनलाइन ऑफलाइन इस मार्केट में हो रही है। इस मार्केट में और भी हो रहा है, इनपर्सोनेशन बहुत हो रहा है। अब एआई की बात की आपने, तो जी। आजकल तो नारायण मूर्ति साहब की भी एआई आती है कि ये पैसा लगाओ यहाँ डबल हाँ हो जी, जाएगा, हाँ। राइट। तो ऐसे ही हमारी कंपनी के अदर कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स के नाम भी होते हैं, एंड हमने कई एफआईआर फाइल की हैं उसके अगेंस्ट कि ओके। ये, और हमने कैंपेन चलाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए कि बिहेवियर कि हमारी कोई किसी वेबसाइट के साथ या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हमारी कोई ये नहीं है, हमारी अपनी कंपनी की एडवाइजरी है, ये उसका लिंक है, यहाँ से आप स्टडी कीजिए, और वो नॉन बाइंडिंग चीज है। आप ये कह रहे हो, मैं आपको आपके ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास छोटे इन्वेस्टर अननोन टू मार्केट्स, गांव में रहते हुए बच्चियां, उनको लोगों ने अप्रोच कर लिया है कि आप हमारे होटल की प्रमोशन के लिए, जिसको हम एसईओ बोलते हैं, कि आप द्वारा क्लिक करेंगे, रेटिंग मैटर आएगी, आप ये करेंगे, आपको दिन में इतने पैसे मिलेंगे, बट लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहो करो, नेक्स्ट डे वापस आ जाएगी। ये हमारे साथ हुआ है, हमारे ऑफिस में किसी बच्चे के साथ। हमने बताया, हमें पता नहीं था, एक बीबीए स्टूडेंट थी, इंटर्न थी, गांव में रहती है। तो एक दिन उसका फोन आया कि मुझे आज कुछ अर्जेंसी है, कुछ पैसा चाहिए, मैं कुछ दिन में लौटा दूंगी। हमने कहा अभी क्यों चाहिए पैसा तेरे को? जब हमने इन्वेस्टिगेट पता लगा कि वो रोज ये पार्टिसिपेट कर रही थी, उसका 5,000 का 10 हुआ, 10 का 20 हुआ, और 20 का पता नहीं क्या किया उसने। तो उसको बोला गया कि तेरी आज जो वर्क किया है तूने होटल के लिए, उसमें कुछ गलतियां हैं, तुझे शाम की इन्वेस्टमेंट अब 1 लाख की करनी पड़ेगी। उसने वो कर दी और वो पैसा नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पैसा आया तो कभी नहीं है आपको, वो तो वहां पे आपको लिंक दिखा रहा था कि आप कितना हो गया, डबल हो गया, हो गया। तो उसने एक्सेप्ट किया कि मेरे से गलती हो गई है, पर मुझे अब ये पैसा मेरा चला गया है। हमने कहा उसको बंद कीजिए, हमें सारी चैट्स दिखाइए। आप मानेंगे नीरज जी, वो चैट्स थी बिटकॉइन की, और वो भी मार्केट मेकर के थ्रू डमी, और वो पैसा खा गए। और बच्चों को दिखा रहे थे कि पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ नहीं रहा था, डैशबोर्ड पे दिखा रहा था। मैंने कहा बैंक चेक करो, पूरे गांव में, दिस इज पंजाब, बरिंडा की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। ये कह रहे हैं कि 5-6 हजार करोड़ पे एवरी मंथ बिटकॉइन के नाम में, अदर क्रिप्टो करेंसीज के नाम में इंडिया से ऐसे ही बाहर जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बना के। दिस इज अ फैक्ट। और इसका हमने इशू भी रेज किया रेगुलेटर के पास। इशू है कि आज जैसे क्रिप्टो करेंसीज का रेगुलेटर नहीं है कोई, नहीं है, ठीक है, तो इसलिए अभी उसमें टाइम लग रहा है, बट आई एम श्योर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विल बी ऑन, कहीं ना कहीं एफआईआर हो रखी होंगी, एंड आवर एजेंसीज हैव बीन वेरी वेरी एफिशिएंट, बट टाइम तो लगता है इन चीजों में पकड़ने को, पे आने। तो हेयर से पे, टिप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कहीं नहीं। हाँ, अगर आपको एडवाइजर चाहिए जो एम्पैनल्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, उसकी लिस्ट है नेट पे। ओके। आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की लिस्ट है, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की लिस्ट है, उसी में से आप किसी को अप्रोच कीजिए, 2 या 3 को अप्रोच करो, उनकी अप्रोच देखिए आप। फिर उसके बाद हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने किसी एडवाइजर की हेल्प ली, उस एडवाइजर से मुझे फायदा हुआ है, उसको आप मिलना चाहते हो, वो फिर भी ठीक है आपकी बात, यू कैन ट्रस्ट दैट एडवाइजर। उसने अगर हेल्प की है, उसको फायदा हो रहा है या इज सेटिस्फाइड, तो हमारी अप्रोच तो ये है कि आप उसको पोर्टफोलियो अप्रोच रखिए, अपना फाइनेंशियल डायग्नोसिस कराइए, गोल सेट कीजिए, उसके बाद अपने पैसे को डायरेक्शन दीजिए
कि कौन से गोल के लिए कौन सा है। उसमें अगर आप डिटेल के जाओगे तो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। सो आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली। इन्वेस्टमेंट आपने बताया कि अगर आप करते हैं इक्विटी में, उसकी सबसे ज़्यादा रिटर्न्स निकल के आती हैं। साथ में आपने ये भी बता दिया कि जो रॉन्ग डूइंग्स हैं मार्केट के अंदर, उससे बचना है हमें। और साथ में अगर किसी को प्लान करना है अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में, तो वो एक सर्टिफाइड पर्सन के थ्रू इन्वेस्ट इसमें करे। सर, अगर इन्वेस्टर की बात करें और जो इंटरेस्टेड हैं लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जो बड़े डर के जो सिचुएशंस आती हैं, जैसे 2020 में कोरोना आया था, उसके बाद में आजकल जैसे वो टैरिफ वॉर चली हुई है, जिसके चक्करों में मार्केट काफ़ी हिली हुई है। तो ऐसे के अंदर क्या आपकी सजेशन है उन लोगों को जिनके ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टेड है पैसे, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन आ जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करें वो लोग? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपका एक गोल प्लानिंग हो रखी है, उसका मतलब सिंपल बताता हूँ आपको। हमने एक सर्वे किया था इसको समझाने के लिए लोगों को कि अगर आपने पैसा लगाया है कहीं पे किसी एसेट क्लास में जो सब्सटेंशियल था लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स में, उसको याद कीजिए इन्वेस्टमेंट को और आंसर किए खुद को। आप मेरे साथ कर सकते हैं सर। हाँ नीरज जी, आपको पूछ जी। लेता हूँ मैं सवाल जी। कि अगर आपने कोई 5-10 ईयर्स में कोई सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जो आपकी मतलब आपकी मेहनत रखती है यार, ये सेजेबल थी मेरे लिए, तो उसको अगर आप याद कर लें, और क्या आपको पता है अगर 2020 में आपने वो इन्वेस्टमेंट की थी, आर यू एग्जैक्टली श्योर दैट 2040 2050 2060 2070 में कब बेचोगे आप उसको? आर रीजनेबली क्लियर कि क्यों किया, मतलब और कितने पीरियड के लिए किया मैंने, या करके छोड़ दिया? अगर एग्जैक्टली पता तो आंसर इज यस, अदरवाइज आंसर इज नो। जी। सेकंड क्वेश्चन वाज इन द सर्वे दैट आपको पता है कि कितनी कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न आएगी उस पर, CAGR प्लस माइनस 1 or 2% फॉर दिस पीरियड, 20 साल के लिए 30 साल के लिए, और उसका बेसिस क्या था? इधर आंसर इज यो और नो आपके माइंड में। थर्ड क्वेश्चन वाज दैट अगर इसमें रिस्क एसोसिएटेड क्या है, उसको आप मेजर कैसे करेंगे, मिटिगेट कैसे करेंगे, और गो टू पर्सन कौन होगा आपका? अगर ये क्वेश्चन आंसर्ड है आपके तो आंसर इज यस, अदरवाइज आंसर इज नो। जी। ग्रे नहीं है इसमें कोई, मतलब कोई इधर यस है नो है। अगर आपके 3 भी यस आए हैं मान लीजिए, थर्ड क्वेश्चन इज कि आपकी फैमिली का कौन सा फाइनेंशियल गोल इससे पूरा होएगा। यू आप कोई चीज कर रहे हो फैमिली के लिए कर रहे हो जी। मान लो मैंने प्लॉट लिया, अब मैंने लेके छोड़ दिया, तो मेरा फर्स्ट आंसर इज नो। मैंने ये नहीं देखा कि यार वो मुझे किस बेस पे कह रहा हूँ कि मुझे इतनी रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में भी साइकिल्स हैं। मैंने बताया ना 20 साल के ब्लॉक में जब देखते हो तो साइकिल समझ आता है यार, ये खत्म हो गया, कत्ता चढ़ गया, किस पीरियड में लिया आपने, पीक ऑफ दी साइकिल में लिया, क्या ट्रफ में लिया आपने, तो वो नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता लगेगा कितने रिटर्न आएगी। आप पिछला हिस्टोरिकल फिगर से बात कर रहे हो, पर अगर आगे देखा होगा, साइकिल स्टडी किया होगा तो आंसर बेटर होगा आपका। ऐसे रिस्क का होता है, खासकर रियल एस्टेट में। उसको रेरा नहीं मिला, उसको NOC नहीं मिला, बिल्डर कंप्लीट नहीं कर पाया प्रोजेक्ट, तो वहां पे कैसे मिटिगेट करोगे? फिर आप एसेट ले लिया, उसमें कोई टेनेंट घुस गया, निकल नहीं रहा है, फिर आप ऐसे मिटिगेट करोगे उसको? ऐसे ही शेयर्स में भी होता है, किसी शेयर का वैल्यू नीचे आ रही है तो अब किसको पूछ के बेचोगे आप उसको? देखते रहोगे आप उसको, क्योंकि जब आपका फियर साइकोसिस सेट इन होता है तो आप कोई डिसीजन ले नहीं पाते हो। तो अगर आपको पता है किसको मिलना है, मैंने कहा गो टू पर्सन कौन होगा आपका, तो फिर आपको पता है। जैसे हमने मेडिसिन लेनी है, वही मेडिसिन पता लेनी है, बट डॉक्टर बोलने से कन्विक्शन आती है, अपने डर लगता है लेंगे ना ले। तो इसी तरह होता है, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट नहीं है वो। फोर्थ क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप फैमिली के लिए कर रहे हो तो पता है ना कौन सी चीज के लिए कौन सा गोल है, और कौन सी इन्वेस्टमेंट किस गोल के लिए है आपका। ये मैंने FD की है तो ये मेरा ये गोल था, गोल है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है, ये मेरी बच्ची की शादी के लिए है, ये उसकी हायर एजुकेशन के लिए है। तो हर फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं ना, तो पेरेंट लेवल पे 6, 7, 8 गोल्स बन जाते हैं, फिर बच्चों के लेवल में अपने गोल्स आते हैं, तो एक फैमिली में बैठ के 10-12 गोल बन जाते हैं। आप ही का पैसा है, उसी को ब्रेक करके डायरेक्शन देनी है। अब आई बात ये अप्स एंड डाउन्स की। अगर तो आपकी गोल मैपिंग हो रखी है और आपने पता है कि किस पर्पस के लिए कौन सा पैसा कितने पीरियड के लिए लगाया है, उसमें कन्विक्शन है, और लॉन्ग टर्म स्टोरी खत्म नहीं हो रही है शॉर्ट साइकिल से, तो आपको उन गोल्स की इन्वेस्टमेंट की तो वरी नहीं करनी चाहिए।
मतलब कोई अगर इन्वेस्टमेंट मैंने की है ये सोच के कि ये 15 साल 15 साल के लिए है, की है। तो मुझे घबराना नहीं और चाहिए। मेरा वो वाला जो बेसिस था जिस पे से मैंने की थी इंडिया ग्रोथ स्टोरी, वो तो नहीं हिल रही इससे, नहीं हिल रही। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा कौन सा गोल का फर्क पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट ईयर कुछ पैसा चाहिए और मुझे इक्विटी बेच के लेना है, और वो मार्केट शायद लग रही है कि उस समय ये मार्केट वो नहीं Down. देगी जो मैंने सोचा था। मेरी रिटर्न के अच्छा मार्केट उसमें आपने पैसा जो लगाया हुआ है तो आपने डायरेक्ट लगाया है कि इनडायरेक्ट वे में लगाया है। अगर इनडायरेक्ट लगाया है तो somebody else also is worried, वो भी फंड मैनेजर उसको परफॉर्मेंस दिखानी है इवन इन वोलेटाइल मार्केट्स या ऐसे अपॉर्चुनिटी। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर आप फंड मैनेजर हो या एक्टिव खुद मैनेज कर रहे हो तो फॉल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर। फॉल इज नॉट बैड, यस। हाँ, आपको आज ही पैसा चाहिए और आज ही बेचना पड़ा और सस्ता बिका, वो आपका लॉस है। वो लॉस है। उसके लिए हम पहले बोलते हैं कि आपको बस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो उसमें एफडी भी है या डेट फंड है और हाई रिस्क भी है। तो आपका जो लोअर एंड पे सेफ एसेट्स हैं आपके, उसमें गोल्ड भी आता है। आपकी इक्विटीज में कर सकते हैं आप गोल्ड में। जी, गोल्ड में आप आज की डेट में आपको सुनहरे पे जाने की जरूरत नहीं है। ईटीएफ मिलता है आपको, गोल्ड ईटीएफ मिलता है, गोल्ड बॉन्ड्स मिलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स मिलते हैं, अब वो लेकर रखिए। तो अगर आपका पोर्टफोलियो सॉर्टेड आउट है तो ये एजेंसी उसमें बिल्ड इन है, हर 10 साल में एक साइकिल में एक ऐसा आने वाला है। दूसरी बात, अगर हिस्टोरिकली देखेंगे हर कैलेमिटी के बाद मार्केट में हायर ही गया है, लोअर नहीं गया। हाँ, अब कोई लोग बात करेंगे, जैसे ही आपने टेरिफ वॉर की बात की तो लोग बात करना शुरू हो गए कि अगर अमेरिका ने ऐसे कर दिया, डी ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हम डीप डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो 1930s का पीरियड तो नहीं आएगा। देखो वो हिस्टोरिक एक्सपीरियंस है और सभी पढ़े लिखे हैं और सभी इकोनॉमीज ग्रो कर चुकी हैं मुझे लगता है ज्यादा रेजिलियंट हैं सारे। वो सिचुएशन शायद नहीं आएगी, बट अगर आएगी तो अल्टीमेटली फिर डिफेंसिव स्टॉक्स और डिफेंसिव एसेट क्लासेस गोल्ड में आपको ज्यादा टाइम अपना खर्चा निकालना पड़ेगा, उसमें इक्विटीज फिर सबर करेंगी और वो हमें अभी इमीडिएटली 1-2 महीने में पता लगेगा। जैसे कोविड का था, आपने बात की है, तो कोविड वाज एक्चुअली गुड फॉर मार्केट्स, फॉर पीपल हु इन्वेस्टेड दैट टाइम। जब मार्केट में गिरा, जैसे मार्च में गिरा तो एकदम राइज किया 3 महीने में, तो लोगों ने वहां से पैसा बनाया। इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो होती है, अगर आप मंथ टू मंथ करते रहते हो तो एवरेज आउट होती है ऑल अपॉर्चुनिटीज। और कुछ कैश रखा है आपने या डिफेंसिव स्टॉक में रखा है आपने, उसको अब आप बेच के लॉस कम हुआ है आपको, आप फॉल में लोगे सकते हो। सो एवरी फॉल इज टू बाय अगर इक्विटी में और ग्रोथ करनी है। पर अगर आप इनडायरेक्ट वे में जा रहे हो और आपने हाइब्रिड वगैरह में या डेट में रखा हुआ एडवाइजर है, तो ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, आपको स्ट्रेस फ्री में हैंडल कर लेनी चाहिए आपको। ये तो बातें होगी कि जो नए नए लोग अभी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सर जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास में भी है, लेकिन पोर्टफोलियो से खुश नहीं है कि पोर्टफोलियो और बेटर परफॉर्म कर सकता है, तो उनके लिए क्या सुझाव है आपके लिए? बहुत इंडिविजुअल क्वेश्चन है जी, उनका पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया है उनका जी, उसमें इक्विटी कितनी है, डेट कितना है, कौन सा सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सा नहीं है। बट जनरली मैं बोल सकता हूँ कि अगर उनका, देखिए, एक मैं वेल्थ की और चीज बोलता हूँ आपको, वेल्दी के लिए खासकर, मेरी ऐसी चर्चा बॉम्बे में किसी फंड मैनेजर से हो रही थी, बड़ा फंड मैनेजर है वो, तो अल्टीमेटली वी कंक्लूडेड कि अगर हम किसी बड़े वेल्दी पर्सन की भी बात कर रहे हैं तो बियॉन्ड 5-10 करोड़ उनको अपनी कंजम्पशन की लाइफ में टाइम में पैसा नहीं चाहिए, जिसका घर अपना है, कोई लोन्स नहीं है, बच्चे सेटल्ड हैं, वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अभी बाकी, तो उसमें अगर 3-4%, 2% एनुअलाइज्ड इधर उधर होता है तो उसकी वरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वेल्थ कभी आप कंज्यूम करके नहीं जाएंगे, ये आपकी हेल्थ को खराब नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वैल्यू ऑफ योर ड्रॉप इन HP इज मोर देन एनी ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। पहली चीज तो है कि बेंचमार्क के आसपास अगर हो आप, जैसे हम इंडेक्स को बेंचमार्क मानते हैं, अगर 13-14% का है और आपको 11 है या 15 है तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है। अगर आपको 8 आ रहा है और इंडेक्स का वो है, दैट मीन्स आपका कंस्ट्रक्ट ठीक नहीं है। ओके। फिर वापस आपको एडवाइजर पे जाना पड़ेगा कि भी आपका रिस्क एपेटाइट अगर नहीं है तो आपका बेंचमार्क ही 10 होना चाहिए, फिर इक्विटी वाला नहीं होना चाहिए। मान लो मैं हाई रिस्क अवर्स पर्सन हूँ, आई कांट टेक, आई एम रिस्क अवर्स पर्सन, तो मेरा बेंचमार्क 10 है, तो मुझे 8 और 10-12 के बीच में ही देखना चाहिए मेरा, अगर कंपाउंडेड रिटर्न आ रहा है तो पोर्टफोलियो में रिटर्न कितनी आ रही है आपकी
रिस्क प्रोफाइल पे ही डिपेंडेंट है वो, और आपने बेंचमार्क किससे करना है। That अब means लोग एक डायग्नोज जरूरी हो गया उस प्लानिंग और रिव्यू, प्लानिंग एंड और आपको अपना पता होना चाहिए। जैसे आई एम नॉट एन एथलीट, तो आई कांट डू मैराथन, तो मैं ट्राई करूंगा तो मैं आई एम आस्किंग फॉर ट्रबल। ऐसे ही मैंने कहा अगर आप कैपिटेट लो है तो आप हाई इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब मैंने आपको ओशन का एग्जांपल भी दिया, हाँ, विनर वो है जो अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम करता है और उस पर मेहनत करता है और फोकस से करता है। हमारे पास ऐसे ऐसे स्पेकुलेटर्स हैं, जो स्पेकुलेटर की बात की आपने, जो 3% पर मंथ भी निकाल देते हैं यूजिंग एल्गो प्लेटफॉर्म्स। उसमें रिस्क भी मैनेज होता है, हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे। हम उसमें वन ऑफ द लीडर्स हैं ग्रुप में, अपने हमारा ग्रुप उस फील्ड में, बट वो लोग बहुत कम हैं। जैसे किसी भी फील्ड में अगर आउटस्टैंडिंग सक्सेस देखोगे आप, IAS का रिजल्ट देखो, या टाटा बिरला कितने अपने अपने फील्ड में हुए, तो वो 1% 2% से ज़्यादा नहीं होता है। तो वो लोगों का डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी अपने री इन्वेस्टमेंट, री लर्निंग, री स्किलिंग और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और फोकस के बिना नहीं हो पाता है वो। अगर वहाँ नहीं जाना है आपको, आप यू आर हैप्पी विद 10-12% रिटर्न विच इज बेटर देन FD, तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी सेटिस्फाइड दिस। इसमें बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, बहुत सारे एडवाइजर अवेलेबल है। इसमें कोई अगर कंपटीशन इज बिटवीन टू मेक 15% एंड 20% की बियॉन्ड, हमें वहां पे जरूर आपको थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा है, और आपको वहां पे पहले किस बेस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होनी जरूरी है। मैं कह रहा हूँ पोर्टफोलियो में मान लो आपकी लॉपसाइडेड था और रियल एस्टेट ज्यादा थी, और आपका पोर्टफोलियो में नहीं आया क्योंकि वो आना ही नहीं था, आप तो एक बूम देख रहे थे, बूम के बेस पे सेट कर रहे थे। बट अगर आप इक्विटी में हिस्टोरिकल देखोगे तो हमेशा न्यू हाई बना है। द इंडेक्स वाज 500 BSE इंडेक्स इन 85, आज 80,000 टच कर गया, 84 तक भी गया था। ठीक है जी, अमजद सिंह को नीचे आया। एवरेज प्राइस अभी इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 12 to 15% कंपाउंडिंग बिल्कुल होना ही होना है इसमें, गिवन वॉट एवर। हाँ, हम बोले बिल्कुल दुनिया खत्म हो जाएगी, वो तो इतने पैसे में तो नहीं होते। नहीं होते। हाँ जी, वो तो फिर अल्टीमेट तो गोल्ड रह जाएगा। गोल्ड की जो है वो बार्टर सिस्टम शुरू है। वेरी राइट। हाँ जी। अभी जैसे जो नए इन्वेस्टर्स हैं सर, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई है कि इन्वेस्टर बनने से पहले मुझे एजुकेशन लेनी ज़रूरी है, तब मैं इन्वेस्टर बनूं। तो क्या आपका जो मास्टर ग्रुप है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए कोई कोर्स या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन या कुछ देता है, कुछ इस तरह की देखिए इंफॉर्मेशन हमारे सपोर्ट दो सिस्टम? तरह के हैं। यस, पहली चीज तो है कि वी आर ग्रुप विच हैज प्रेजेंस पैन इंडिया। जी 4 लाख कस्टमर है हमारे पास जी। बिजनेस एसोसिएट पार्टनर्स सब मिला के 1500 ज्यादा है हमारे। डिफरेंट रोल्स हैं उनके सर्टिफिकेशन के हिसाब से। एक तो उनको हम अवेयरनेस देते हैं कि भाई हमारे पास एक एडवाइजरी है विच इज सॉफ्ट एडवाइजरी, ऑन डिमांड रिसर्च भी करते हैं। हमारे पास सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं हमारे ग्रुप में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी हैं, म्यूचुअल फंड पूरी इंडस्ट्री का PMS वगैरह उसकी रिसर्च करना, उस पर एडवाइस देना, वो हमारे पास लोग हैं। एक तो है कि हमें स्पेशली रिक्वेस्ट आती है कि इन लोगों को हमें एडवाइस देनी है या ओरिएंटेशन करना है कि हम एडवाइजरी कैसे यूज करें, वो हम करते हैं। ये फील्ड इतना बड़ा हो गया है कि एक ट्रेनिंग स्कूल खुद का खोलना एक सब्जेक्ट है। बहुत सारे हमारे जैसे कॉम्पिटिटर्स ने भी इसको सोचा है पर छोड़ दिया, बिकॉज हमारे पास और बहुत कुछ है करने के लिए। और सेकंड, मैंने इसे पहले बताया कि जब इन्वेस्टर आता है किसी मार्केट में तो इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है। आज की डेट में बहुत अच्छे ट्रेनर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन उनके क्लासेस होते हैं, हर सिटी में अवेलेबल है। दे आर एजुकेटेड पीपल, उन्होंने जो NISM सर्टिफिकेशंस होती हैं वो कर रखी हैं। तो इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा सर? आप YouTube में कहीं भी ले लो, हमारे ऑफिस से मिल जाएगा आपको। नहीं, आपकी कंपनी के नहीं, हमारे वी कैन ओनली रिकमेंड है हमारे अपने। तो मैंने बताया ना कि हमारे पास अपनी टीम है, बट वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में नहीं है अभी। ओके, वी आर नॉट रनिंग क्लासेस। कुछ इस तरह का आपने कोई रेडी रेकनर टाइप का बनाया हो कि जिससे इंफॉर्मेशन मिल जाए? नहीं, हम वी कैन सेगमेंट कि इस फील्ड में ये लोगों का हमें ठीक लगा है, आप चेक कर सकते So हो। you can put We have no recommendations. business relationship with them. We're not sharing any fee with them or brokerage with them or otherwise. But they are very nice people who have come out technical charts के लिए, fundamental charts के लिए, how to invest in mutual funds. कोई सर सेबी ने भी शुरू किया
इस नहीं, तरह के इनिशिएटिव? सेबी के एजेस में ये जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज आए हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स आ गए अभी। आज की डेट में नीरज जी, पढ़ने से ज्यादा, मतलब फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स इम्पोर्टेंट है जी। आज हम रिक्रूट करते हैं लोगों को, जी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, नॉन, देखते हैं स्किल क्या है, इसने सर्टिफिकेशन कोर्स क्या किया है, इसको इंटरेस्ट क्या है, तो वो इतने अवेलेबल हैं और अच्छे अवेलेबल हैं। मतलब अंडर इंस्टीट्यूट ही बना हुआ है पूरा वो, उसमें सारे कोर्सेज हैं और आते रहते हैं। कैपिटल मार्केट का अलग है, डेरिवेटिव्स का अलग है, म्यूचुअल फंड का अलग आता है। ये तो आप ये जो बता रहे हैं ये सेबी ने शुरू ये की है? सेबी ने ही शुरू कराए हैं। ओके। एजेस अलग अलग हैं, इंस्टीट्यूट्स, कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूट बना हुआ है। जैसे मैं अगर नया इन्वेस्टर हूँ हाँ जी, और मुझे इसके बारे में पहले एजुकेट होना है, हाँ, तो मैं सेबी की आप वेबसाइट पे, बिल्कुल आप किसी एक्सचेंज के साइट पे या सेबी साइट के या ब्रोकर की साइट पे जाएंगे, आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि ये सर्टिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो, ये आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है, टेस्टिंग आपकी यहाँ होगी, सेंटर्स होते हैं हर सिटी में, वहाँ टेस्टिंग होती है इसकी, आपको स्कोर मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपकी क्वालिफिकेशन ही काउंट होती है आज की डेट में। एक तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया कि जो ट्रेनर्स ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, एक चीज पढ़ लिया आपने, एक होता है हैंड होल्डिंग करके आपको ट्रेडिंग करानी है, तो ऐसे लोग अवेलेबल हैं अभी जो आपको हैंड होल्ड भी करते हैं, आपको पेपर ट्रेडिंग या मॉक ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कराते हैं। जैसे स्विमिंग में होता है जी, somebody wants to learn, वो एक कोच रख लेता है, वो कोच से सीखता है, फिर वो धीरे धीरे अपना पहले वो छोटे लेवल पे लेके उसकी वॉच एंड वार्ड में स्विमिंग करता है जी। जब वहां से पास हो जाता है, फिर बोलता है जा, यू कैन गो टू शैलो, देन यू कैन गो टू डीप। वैसे ही होता है इसमें भी। आज तक जितने भी मैंने शो देखे हैं ना सर, या कोई चर्चाएं देखी हैं, मतलब यूट्यूब पे या कहीं और, उसमें आमतौर पे डिस्कशन यही मिलती है कि आप इस शेयर में लगा लें, इस शेयर में इतना लगा लें, इस शेयर में तब लगाएं और अब लगाएं। लेकिन कोई एजुकेट करने वाला कोई नहीं, मैंने आज तक कोई शो देखा कि आप सेबी की वेबसाइट पे जाएं, पहले इसको पढ़ें और उसके बाद में स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के बाद फिर आप मार्केट में जाएं और जो भी आपको ब्रोकर्स मिल रहे हैं या जो कंपनीज है जिससे आपने डील करना है, उनसे फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू करें। देखिए, दो तरीके हैं। अगर आपके पास टाइम है आप एजुकेट होना चाहते हो तो जरूर कीजिए आप, बट मोस्ट ऑफ द पीपल का टाइम नहीं होता। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजी हैं, ओवरसीज हैं यहाँ पे कहीं पे, तो बेस्ट वे इज टू गो टू दी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, ओके, सभी सर्टिफाइड पीपल। ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आंसर करना आपके लिए, हु इज अ गुड एडवाइजर? एग्जैक्टली, हाउ टू चूज अ गुड एडवाइजर? तो मेरे साथ ये वाकया हुआ था, मुझे ट्रेन में ट्रेवल करते हुए एक इंजीनियर इन चीफ ने पूछा, मेरे साथ ट्रेवल कर रहे थे, कि मैं अखबार पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लगता है फाइनेंशियल वर्ल्ड से हो, मुझे बताइए कि मुझे एडवाइस लेनी है तो किससे लेनी चाहिए। तो मैं पहले उनकी कुछ चर्चा फ़ोन पे सुन चुका था कि उनके बच्चे फॉरेन बैंक्स में काम करते हैं। उन्होंने बोला आपके बच्चे, तो मुझे लगता है कि वो फॉरेन बैंक्स में काम करते हैं, तो आप उनसे पूछिए। कहते नहीं, मेरे डॉटर इज वर्किंग एट ABN AMRO एंड माई सन इज वर्किंग विद चार्टर्ड। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला सर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि अगर आपका एडवाइजर आपके शूज में नहीं घुस सकता, आपकी वजह से सोच नहीं सकता, क्योंकि आपकी लाइक डॉक्टर जैसे डायबिटीज पेशेंट सभी को एक दवाई नहीं देगा, उसके HB, हिस्ट्री, पेडिग्री सब चेक करके वो देते हैं। ऐसे हमें फाइनेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है, फिर हम बताएंगे भी आपको हम किस ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिस्क में लेके जाएंगे और कितनी विजन है, कितना पैसा है आपका। अब एडवाइजर का रोल ये होना चाहिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बीच में जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड ब्रोकर? आपके मन में क्या आता है? एजेंट सुन के क्या आता है आपके मन? वैसे तो ये दोनों वर्ड्स के हर कंट्री में अलग अलग तरीके से इसके मायने हैं, लेकिन एजेंट लुक्स लाइक लिटिल बिट लोअर, और जो ब्रोकर है वो लगता है कि शायद किसी कंपनी के साथ में है। ठीक है, अब इसमें मैं क्लैरिटी करता हूँ। एजेंट इज ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स वन प्रिंसिपल पार्टी। मैंने फोन लिया तो उसका एजेंट आएगा तो उसी फोन का मालिक बात करेगा। मैं अगर किसी शोरूम में जा रहा हूँ कार के लिए तो वो उन्हीं की बात करेगा। बिल्कुल। अगर मैं डेवलपर की बात करूं, अगर आपके पास कोई एक DLF का रिप्रेजेंटेटिव आया है तो DLF के प्रोडक्ट ही बेचेगा। बिल्कुल। बट अगर आप एक फ्रीलांसर को कॉल करो और उसको बोलो यार मेरे को ये बजट है, ये वास्तु चाहिए, ये मेरे को फीचर चाहिए, इतनी अकोमोडेशन चाहिए, मुझे बेस्ट डील ढूंढ के ला के दो, अगर वो एक्चुअली आपके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है
और उसको कमीशन इज सेकेंडरी फॉर हिम कि मुझे कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, तो आपके लिए बेस्ट डील ढूंढ के लाएगा। देन ही इज ए ब्रोकर रिप्रेजेंटिंग ए कस्टमर। तो हमारी एक आउटलुक ब्रोकर की है, वी रिप्रेजेंट ए कस्टमर, वी आर नॉट अ एजेंट फॉर एनी प्रिंसिपल पार्टी। लाइक अगर आप हमारे पास आओगे या अच्छे किसी भी एडवाइजर पे जाओगे तो वो ये नहीं देखेगा भी मुझे कमीशन कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, वो देखेगा कि मुझे क्लाइंट के पोर्टफोलियो डिजाइन कर दिया, उसमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ फिट होता है, उसमें ऑप्शन देगा क्लाइंट को। लाइक हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस के बाद में हम एक ड्राफ्ट प्लान बनाएंगे, उसमें हम आपकी कैश फ्लोज, टैक्स, एफिशिएंसी कैसे आएगी, फिर एक प्लान में मल्टीपल ऑप्शंस देंगे आपको कि उसके रीजन समझाएंगे, प्रोज कॉन्स, आपकी मर्जी है उसको क्या चूज करते हो आप। एंड वी डोंट ऑल्सो से यू इम्प्लीमेंट थ्रू अस, हमें कुछ भी नहीं मिले, यहाँ तक कि बेनेवोलेंट मैंने कहा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में अगर हमारे से आप इम्प्लीमेंट कराओगे तो हमें प्रिंसिपल पार्टी जो भी होगी उससे हमें कमीशन आ जाएगा, चाहे हम एमसी की बात करें, चाहे हम पीएम्स की बात करें किसी की। और उसके बाद में अगर हम, हमारी ड्यूटी हो जाएगी, हम उसका रिव्यू भी करें। अगर ये सारा काम करने को तैयार है, और उसकी एक और ध्यान रखना चाहिए, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर वो नया शुरू किया और एक ही है, तो क्या वो कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहा है, क्या डाइवर्सिफाइड को कुछ बेचेगा तो हाई कमीशन वाले बेचेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, मेरा मानना है ऐसा। अगर वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बेच रहा है और इनकम नहीं देख रहा है, आपका इज ए गुड पर्सन, राइट। तो आपको ऐसा पर्सन, फिर ये क्या होता है, माफ करना, बैंक्स के लिए, बैंक्स में एक प्रॉब्लम उन्होंने जो बताई मुझे, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, कि मैंने उनको कहा ऐसा होता है बैंक्स में कि भी हर बार आपको नया आरए मिलेगा और आप रिसर्चर से डिस्कस नहीं कर सकते हो, थिंक टैंक से डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो कॉन्टिन्यूटी नहीं है, उसमें मिस सेलिंग भी होती है। कई बार वो बच्चा कहीं और शिफ्ट कर गया आरए, तो उन्हें वहां पे, तो यहाँ एग्जिट कराया, यहाँ टैक्स पड़ गया, वहां पे एक लेमैन को पता नहीं होता इस चीज को, बाद में पता लगता है, कोई ज्ञानमंद बताएगा उनको कि सर इसमें टैक्स कितना नुकसान हुआ, ईयर एंड में आपका सीए बताएगा आपको, आपको नहीं करना चाहिए था, या ये प्रोडक्ट तो है ही नहीं, अच्छा आपने को लिया। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कह के बेचा जा रहा है, पर वो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, उसमें बाइंड हो जाते हैं लोग। बहुत क्लाइंट आते हैं हमारे पास जो कहते हैं सर पहले बताया नहीं हमारे को, एक किसी ने बेच दिया, मेरे को कमिटमेंट 4 साल की 5 साल की होगी, अभी मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं आएगी, लॉक इन। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, इसमें जो है सेबी भी काम कर रही है, आईआरडी भी काम कर रहा है कि डिस्क्लोजर होना चाहिए, मिस सेलिंग नहीं होना चाहिए। तो हर एक अच्छा ब्रोकर या एक इंश्योरेंस ब्रोकर क्लाइंट को पॉलिसी क्लोज करने से पहले फोन करके बोलता था इसकी ये चीजें, हम बताते हैं कि भी गारंटी रिटर्न कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो हमने जरूरी है। अगर आप अपने पैसे का खुद ध्यान रखो, थोड़ा सा बी वेयर, तो आपको ये चीजों में प्रॉब्लम नहीं आती। सेकंड, जो आपने पहले भी बात कही, जैसे साइबर क्राइम्स हैं आज की डेट में, तो आपको कोई भी चीज व्हाट्सएप पे या फोन पे बाइंग नहीं करनी है और नहीं बेचनी है, अगर वो टाइम टेस्टेड नहीं है तो रूट नहीं है आपके लिए, नए में तो करना ही नहीं है। और वी डोंट एडवोकेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज एनीवेयर, इट्स नॉट लीगल। बहुत सारी जानकारियां दी आपने। नीरज, ये फील्ड ऐसा है, एक तो हमें अंदर से पैशन है इसके बारे में कि लोगों को पता नहीं। एज आई सेड, वी वांट टू क्रिएट फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन ईच हाउस होल्ड। हमारे पास एक फ्रेंड है हमारा, उनको बड़े अच्छी इंडस्ट्री है उनकी, उनकी बेटी एमबीए भी है। वो कह रहे थे यार इसकी शादी करनी है, वो गुड़गांव में है, तो उसको हम चंडीगढ़ आना चाहते हैं। हमने बोला यार हम तो उसको रिक्रूटमेंट क्या देंगे, 2 साल के रखोगे, 1 साल के लिए? कहता नहीं, अब दो कुछ मत, इसको ट्रेनिंग दे दो। मैंने बोला एक ही ट्रेनिंग दूंगा, आप बढ़िया फैमिली से हो, मोस्ट लाइकली अच्छी फैमिली में जाएगी और वो उसको काम नहीं करने देंगे, तो हम इसको वेल्थ मैनेजर बना देते हैं। आपकी और अपने नई फैमिली की ही वेल्थ मैनेज करेगी ना, तो आपको ये अच्छी आरओआई बना के दे देगी, ट्रेनर रन कर सकती है। और वो हकीकत में हुआ। तो मुझे लगा कि यार ये हर घर में ही है। एक्स सर्विसमैन जल्दी रिटायर हो रहे हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां जो घर में बैठी हैं, काम नहीं कर रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही है। ऐसी भी हैं जो मैंने बॉम्बे में रियलाइज किया, जब हमारा एक्सपेंशन हुआ, हमने बॉम्बे में काफी ऑफिस खोले, तो वहां पे जो ट्रेवल टाइम है और कंडीशन टू ट्रेवल है, नीरज जी, एक गाड़ी में चढ़ना उतरना ही धक्के खाना लेडी के लिए, मतलब आप यू विल फील फॉर द पर्सन। फिर वो 15-20 हजार के लिए 2 घंटे ट्रेवल कर रही है, आना जाना, उसमें से कितना तो उसको अपकीप में खर्च हो जाएगा। फिर वी आर स्टिल ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हम
कैसे देखते हैं, क्या बात करते हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, उनको देख के मुझे लगता है कि उनको घर बैठना चाहिए। उनको अगर इतनी कला मिल जाए, इतनी एजुकेशन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए कि अपने अराउंड आप 100 फैमिलीज का भी मैनेज करेंगे फंड, तो यू कैन मैनेज 30, 40, 50 करोड़ लॉन्ग टर्म। सिप से शुरू करेंगे, छोटी लोकेलिटी में भी बहुत स्कोप है इसका, जी। तो यू कैन हैव वेरी स्टडी इनकम विच इज मोर देन योर इनकम नाउ। एंड कुछ जाना नहीं, आप पेरेंट्स को अटेंड करो, इन लॉज को, बच्चों को। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए पैशनेट फील्ड है, वी वांट टू डू समथिंग। ऐसे ही हमारे पास और टेक्निकल प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम देना चाह रहे हैं, सेफ प्रोडक्ट्स, आर्बिट्रेज प्रोडक्ट्स। अगर किसी ने मार्केट में पार्टिसिपेट करना ही है, रिटायर्ड पर्सन है, या देखो रिटायर्ड को भी जरूरी है, समबडी रिटायरिंग एट 58 तो ठीक नहीं है उसकी मेंटली, उसके लिए ऑक्यूपाई नहीं रहता फैमिली के लिए, तो ये शुड बी एंगेज्ड इन मार्केट्स, चाहे वो थोड़ा ही पैसा लगाए। एक और बीच में बात की आपने भी, कम पैसे वाला या ज्यादा पैसे वाला। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रैक्टिस और ये तरीका सभी को ही चाहिए। ये बस कम है, उसको ग्रोथ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ज्यादा है, उसको और ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वो वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। आज वो अगर एक जनरेशन में पैसा सेव कर रहे हैं, तो थर्ड जनरेशन में जाके कितना बड़ा हो जाएगा कि वो बच्चे बिजनेस बाय आउट कर सकते हैं, अगर वो ढंग से लगाया होगा, अगर लिक्विड होगा। अगर वो फैला हुआ है और बच्चे भी इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो ये सब भेज जाएगा, कोई इसको एंजॉय नहीं करेगा। जैसे मैंने बीच में रह गई बात, वेल्थ ऐसी चीज है, कभी आप पूरी कंज्यूम नहीं करके जाओगे। और मैंने बताया कि बियॉन्ड ए फिगर अपने लिए नहीं चाहिए। तो मेरे साथ ये वाक़ा हुआ कि जेंटलमैन रिटायर्ड लास्ट ईयर, ही इज नोन टू मी, नो लायबिलिटीज, ही हैज गॉट 20 crore। अल्टीमेटली मैंने रिजॉल्व किया कि तेरे अपने लिए तो 4-5 ही करोड़ चाहिए तेरे को, उसी से तेरा अगर विड्रॉल हो जाता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल। अब रेंटल भी जरूरत नहीं है आपको, रेंटल आपने लेना ही अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल से भी ले सकते हैं सेम। आप मान लीजिए फिजिकल एसेट नहीं है, वो डिजिटल एसेट है मेरे पास, और उसमें से मुझे एवरी मंथ में कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, इज एज गुड एज रेंट, एंड स्टिल यू सेव दैट 6% ग्रोथ वाला। तो मैंने कहा बाकी जो पैसा है, कॉल योर सन, तेरे नाम में रहेगा, नॉमिनी तेरा बेटा रहेगा, लेट हिम इन्वेस्ट, सिट विद यू, बिकॉज उसका रिस्क एपिटाइट देखना है, तेरा नहीं देखना है। नहीं मेरे साथ डेट में डाल दो मेरा पैसा। मैं कहता, इज रॉन्ग, व्हाई शुड यू पुट ऑल द मनी इन डेट बिकॉज यू आर ओल्ड। यू नीड ओन दैट मनी जो आपको चाहिए, जो बच्चों को देना है, बच्चों के लिए कर रहे हो, तो उसकी सहमति होनी चाहिए। दूसरी चीज नीरज, मैं भूल ना जाऊं, जब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करी और गोल मैपिंग करी, एवरी पाई दैट वाज इन्वेस्टेड इन फैमिली, चाहे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो रही है एवरीडे के बेस पे, या वो लमसम हो रहा है, जब हमने फैमिली में बैठ के एक्सरसाइज की, तो जो खुशी हाउस वाइफ के नाम में आई, बच्चों के, अच्छा पापा ने अब प्लानिंग कर दी है मेरी शादी की, मेरी एजुकेशन की, मेरी कार की, तो दैट इज व्हाट वी वांट एज स्ट्रेस फ्री। ये इसी को तो हम स्ट्रेस फ्री कह रहे हैं। सिक्योरिटी दिखती है, उनको लगता है कि प्लानिंग, अब हाँ, सिक्योरिटी के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एक लेयर ऑफ टर्म इंश्योरेंस देना पड़ता है, जो ब्रेड अर्नर है उसके ह्यूमन लाइफ वैल्यू देख के उसके आपसे हमें देना पड़ता है। वो अगर इफ दे एग्री, and we have insurance consultants who will help them which are the best product, कंपनी का पर्सन आ सकता है उसमें, इंश्योरेंस ब्रोकर कैन गेट इन्वॉल्वड इन दैट। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, और अच्छे तरह से इसमें आप मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस भी कर सकते हो, रिव्यू आपको करना चाहिए। यू आर द मास्टर, यू शुड एटलीस्ट बी इन्वॉल्वड इन डिसीजन मेकिंग सभी जगह पर। आज जो भी डिस्कशन आपके साथ हमने की है ना सर, उससे जितने भी लोग इन्वेस्टर्स हैं, एक तो उनको पावर मिली है कि वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे लेके आगे जा सकें, और साथ में जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह से शुरू करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। इस डिस्कशन के लिए और कन्वर्सेशन विद नीरज कौशिक पे पॉडकास्ट के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। नीरज जी, थैंक्स तो आपका बनता है मेरा बोलना, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आई थिंक जितना भी आप इसको डिस्कस कर सकते हो ओपनली, डिस्ट्रिक्ट फोरम पे कर सकते हो, एंड पीपल गेट अवेयर, बिकॉज थोड़ा सा रिस्क से बाहर निकले, अवेयरनेस बढ़े लोगों की, तो ये पैसा, और मैंने जैसे बताया कि ग्रोथ स्टोरी बहुत बड़ी है। तो इनफैक्ट हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन तो एनवी करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आने वाली है, अगर हम थोड़ा ध्यान से चलें तो इसमें कोई वो नहीं है। यस, मार्केट्स आर फुल ऑफ रिस्क, दैट्स अ डिस्क्लेमर ऑलवेज, एंड वन हैज टू बी केयरफुल। इसलिए मैंने कहा एडवाइजर की हेल्प लीजिए आप, नथिंग इज गारंटीड इन दिस मार्केट। और वो एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और एमफी की भी आती है, म्यूचुअल फंड सही है, तो नीचे आता है डिस्क्लेमर आता है। अगर कोई पेपर, कोई नया इशू आ रहा है, आईपीओ आता है, उसमें भी डिस्क्लेमर आता है। तो डिस्क्लेमर इसलिए आता है कि आप उसको
ध्यान में रखें कि यार मेरे को कॉन्शियस होकर चलना है। नहीं, आई थिंक डिस्क्लेमर इसलिए भी आता है क्योंकि इसके अंदर एवरीथिंग इज इन नोटेड। हाँ जी। अब जो प्रॉपर्टी आपने ली है वहां पे डिस्क्लेमर कोई नहीं देता कि ये प्रॉपर्टी आप कितनी बढ़ जाएगी। जैसे सर ने बताया कि आप अगर प्लान करके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने ही पैसे से और बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। नो डाउट रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन रिस्क के साथ साथ जो रिटर्न्स हैं वो भी बहुत अच्छी है। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि इन्वेस्टर बनने से पहले आप अपने आप को एजुकेट करें और फिर आप इन्वेस्टमेंट्स इसमें करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी लाइफ से जुड़े हम लोग लेके आते हैं। और अगले किसी वीडियो के अंदर फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।